नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के एकांकी संकलन से मकड़ी का जाला एकांकी पाठ पर विचार और चर्चा करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप सब घर पे हैं, हम घर पे हैं, तो हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हमने एक नया काम शुरू किया है। इसके पहले मैं अपने वीडियो में आप लोगों को 1 तोले अफीम की कीमत, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है, उस पर चर्चा की थी। मकड़ी का जाला एकांकी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी एकांकी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। आईसीएस अधिकारी होते हुए भी जीवन से जुड़े प्रसंगों पर सारगर्भित नाटक एवं एकांकी की रचना करना इनके साहित्यिक प्रेम और सामाजिक सरोकार को प्रकट करता है। जगदीश चंद्र माथुर ने 4 नाटक लिखे। पहला राजा, दशरथ नंदन, कोणार्क और शारदिया। ये नाटक इनकी प्रतिभा को साबित करने में मील का पत्थर साबित हुए हैं। नाटक और एकांकी दृश्य काव्य की विधा है, इसलिए इनको सिर्फ पढ़ा नहीं जा सकता, रंगमंच पर मंचित करके इनकी सफलता सुनिश्चित की जाती है। व्यस्त दिनचर्या में नाटक एक लंबा समय लेने वाला उपादेय माना जाता है, इसलिए आधुनिक समय में 1 एक्ट प्ले यानी एकांकी धीरे धीरे अधिक महत्वपूर्ण होता चला गया। मकड़ी का जाला भी एक ऐसा ही एकांकी है जो आधुनिक मानव की त्रासदी और उसकी भागदौड़ को दिखाता है। इस एकांकी में भोलानाथ मुख्य पात्र है। दूसरे मुख्य पात्र हैं चंद्रभान, जो उनके यहाँ काम मांगने आने वाला बेरोजगार युवक है। तीसरा पात्र है क्लर्क, जो भोलानाथ के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। एक छाया मूर्ति है जो अतीत में भोलानाथ की प्रेयसी थी। एक अदृश्य आवाज है। इस अदृश्य आवाज को, जिसको एक पात्र के रूप में दिखाया गया है, वह और कुछ नहीं भोलानाथ के अंतरात्मा की आवाज है। भोलानाथ स्टार ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनको अपने पास काम आने वाले युवक से बात करते हुए दिखाया गया है, और वो जो बात करते हैं, जिस विषय पे बात करते हैं, जिस अंदाज में बात करते हैं, वही इस एकांकी को पठनीय और संप्रेषणीय बनाता है। अब सबसे पहले हम अगर कुछ भी पढ़े बिना सोचना चाहे तो हम शीर्षक पे बात करके पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का इसमें विषय वस्तु को चुना गया होगा। मकड़ी का जाला या कोई भी और शीर्षक, मैं अक्सर क्लासेस में भी आप लोगों को बताती हूँ कि शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो यहाँ पर भी मकड़ी का जाला का एक अभिधा का अर्थ है और दूसरा व्यंजना में। मकड़ी का जाला हमारे घरों में मकड़ी के द्वारा जो बनाया जाता है, अगर उस अर्थ में ले तो वो अभिधा में होगा। लेकिन जिंदगी की आपाधापियों में अभिमन्यु की मानिंद कस जाना, पिस जाना, अपने आप को चारों तरफ से कस लेना और फिर निकलने के लिए छटपटाना, ये अगर इसका अर्थ ले तो ये इसका व्यंग्यात्मक अर्थ है, और यहाँ पर यही अर्थ लिया गया है। एकांकी के 12 नंबर के प्रश्न पर हम चर्चा करें। सबसे अधिक मूल विषय वस्तु या संवेदना से संबंधित प्रश्न आते हैं। यूं तो आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, एक लाइन के 2-2 नंबर वाले प्रश्न आ सकते हैं। तो मकड़ी का जाला के एकांकीकार का नाम बताना होगा, व्याख्या आ सकती है, और इसके अलावा 20 नंबर का प्रश्न आएगा। अब तो 20 नंबर के प्रश्न में संप्रेषण, एकांकीकार का संदेश, मुख्य उद्देश्य या प्रतिपाद्य, इन सब शब्दों में मामूली हेरफेर है, लेकिन इनका अर्थ लगभग समान है। तो आज हम बात करेंगे मकड़ी का जाला एकांकी की मूल संवेदना क्या है। तो समीक्ष एकांकी मकड़ी का जाला माथुर जी का एक प्रासंगिक और सार्थक एकांकी है। आज जीवन जटिल हो गया है, सपने बड़े हो गए हैं, और स्वयं जीवन उन सपनों को पूरा करने के लिए छोटा प्रतीत होने लगा है। शहरी फ्लैट नुमा जिंदगी में जीवन की भव्यता सिमट गई है,
जहाँ खेत की गीली मिट्टी, पेड़ों के झुरमुट और हवाओं के झोंके बिना मोल के समझे जाते हैं। जीवन की रंगीनियां अब पेड़ पौधों, भौरों, तितलियों, गीत संगीत, कविता और प्रणय में नहीं, वरन मदिरा पान, आलीशान होटलों में खान पान और शेयर मार्केट की हलचलों में समझी जाती है। एकांकी का प्रमुख पात्र भोलेनाथ अपने लिए एक ऐसा जीवन चुनता है जो प्रेम, संगीत और प्रकृति से अछूता है। बस पैसा, रुतबा, प्रसिद्धि और व्यस्त दिनचर्या अब उसकी पहचान है। कभी वह भावुक युवक था, उसे गीत संगीत से लगाव था, उसकी एक प्रेयसी थी। समय के बहाव में अपनी योग्यताओं से वह उपयुक्त मानसिक आस्वाद्य वस्तुओं को छोड़कर शहरी भागम भाग भरी भौतिक जिंदगी को चुनता है, जिसका उसे कोई पछतावा नहीं है। अपने बनाए मकड़ी के जाले अर्थात आधुनिक भावहीन जीवन शैली में न वह सिर्फ स्वयं उलझा है, वरन नए आए युवक चंद्रभान को भी उसी में भ्रमित करना चाहता है। परंतु अकस्मात उसकी नजर उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरती है। वह अपने पुराने जीवन को याद करता है। चंद्रभान की उन्मुक्त जीवन शैली को बचाने का ख्याल भी उसे आता है। परंतु एकांकी का सबसे मार्मिक किस्सा वह है जहां अगले दिन स्वयं चंद्रभान अपनी सारी भावुकता को नष्ट करने की शर्त पर भी उस नौकरी की स्वीकृति सहित उसके सामने हाजिर होता है। पल भर में ही भोलानाथ का वापस उसी कठोर मुद्रा में हाजिर हो जाना उसके क्षणिक भावुक व्यक्तित्व और स्थायी रूप से व्यवहार कुशल होने का परिचायक है। इस एकांकी में भोलानाथ पैसे वाला, अमीर और अपने उद्देश्यों की तरफ दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बढ़ने वाला अधेड़ उम्र का एक बॉस दिखाया गया है। उस बॉस के सामने जब कोमल हृदय कर्मचारी बनने के लिए प्रस्तुत होता है मिस्टर चंद्रभान, तो चंद्रभान एक बायोडाटा दिखाता है जिसमें उसने लिखा है कि वो कभी कभी कविता भी लिख लेता है और थोड़ा सा ख्वाबों की दुनिया में विचरता है। तो मिस्टर चंद्रभान को वो बार बार सिखाते हैं कि ये कविता वगैरह छोड़ो, ये कोई काम की चीजें नहीं है और जिंदगी को तुम किस रूप में देखते हो। इंटरव्यू में वो सवाल करते जिंदगी को किस रूप में देखते हो, तो मिस्टर चंद्रभान उसको बोलना ही चाहते हैं कि वो एक परी के रूप में, प्रेयसी के रूप में देखते हैं। तो चंद्रभान पर वो अट्टहास लगाकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जिंदगी एक जिद्दी बॉस है जो अपनी शर्तों पर काम लेना जानती है, उसको तुम्हारे किसी भी तरह के मनोभाव से कोई मतलब नहीं। और जब चंद्रभान कहता है कि उसको तितली भौरे पसंद है, तो वो कहता है कि तुम अपनी मंजिल की तरफ सीधे बढ़े चलो, इधर उधर अगर घूमते फिरोगे तो तरक्की अटक जाएगी। इस पर चंद्रभान घबरा जाता है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं। वो मासूम युवक है, दुनियादारी और पैसे की चमक अभी उसको छू नहीं गई है। और चंद्रभान की इस अदा पर भोलानाथ मोहित नहीं है। वो उसको डराते हैं कि जीवन बहुत कठोर है, बहुत कठिन है, तुम ये जो छोटी छोटी हरकतें करोगे, संगीत, गीत, तितली भौरे, ये तुमको तोड़ डालेंगी। तुमको अगर मेरी कंपनी में जॉब चाहिए, तुमको अगर तरक्की का शौक है, तो सोच कर जवाब देना। और भोलानाथ घबरा जाता है और उसको बोलता है कि मैं आपको कल बताऊंगा। और जिस तरह से चंद्रभान घबरा जाता है और बड़ी घबराहट से वो उसके ऑफिस से पीछा छोड़ाकर सांस लेते हुए भागता है, जैसे उसको ये कठोर शर्तें मंजूर नहीं है। उसको अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है, वो छोटा कमाकर जी लेगा। लेकिन सबसे मार्मिक बात यही है कि अगले दिन वो अपनी सारी भावुकता को नष्ट करने की शर्त पर नौकरी हासिल करने आता है। और इधर चंद्रभान के जाने के बाद जब ये शेयर मार्केट की खबरें सुनने लेटता है, तो ये ऊँघने लगता है और ऊँघते ऊँघते अपनी इसके सामने इसकी प्रेयसी आ जाती है एक छाया मूर्ति बनके। और तब इसकी अंतरात्मा की आवाज इससे सवाल करती है कि क्या ये आज वही हरकत नहीं कर रहा जो इसने कभी अपने साथ की थी। अब जो अंतरात्मा के साथ इसकी बातचीत होती है, वह इस एकांकी को संप्रेषणीय ही नहीं बनाती बल्कि मार्मिक भी बनाती है। आज का मनुष्य भागदौड़ की जिंदगी जी रहा है। आज के मनुष्य को रुपयों की खनक ने संगीत की चमक से दूर कर दिया है। आज के इंसान को मदिरा के दरिया ने समुद्र की लहरों से दूर कर दिया है। आज कृत्रिम गीत संगीत में हम अपने भीतर की आवाज को दबा बैठे हैं। और चंद्रभान का वापस लौटना और भोलानाथ का वापस अपने क्रूर चेहरे के साथ सामने आ जाना दिखाता है
कि हम शमशान वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं। हम स्थायी रूप से अपने भीतर की कोमलता को खो चुके हैं। क्षण भर कोई दृश्य प्रस्तुत होने पर हम एक बार बाल सुलभ प्रवृत्ति अपने भीतर महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लंबे समय तक कायम नहीं रख सकते। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर रचित मकड़ी का जाला एकांकी आज के भौतिकवादी जीवन की भयावह तस्वीर पेश करता है। आज मनुष्य के मन का सुकून प्रकृति की गोद, रिश्तों की उष्मा और साहित्यिक अभिरुचियों की जगह दिखावे की जिंदगी और ऐशो आराम में अपेक्षित है, फिर चाहे कीमत उसे अपने जीवन के सौंदर्य और स्वाभाविकता को मिटाकर चुकानी पड़े। इस प्रकार से हमने आज मकड़ी का जाला एकांकी की मूल संवेदना पर चर्चा की। आप बार बार इस ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन को सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस एकांकी से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे। इसके छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर आप देने में समर्थ हो जाएंगे, अगर मेरी बात आप पूरी तरह ध्यान से सुनेंगे तो। धन्यवाद।